फंडामेंटल ठीक है, नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल कर लेंगे। आज पता है क्या कर रहे हैं? आज थोड़ा-सा हम लोग जीआई सिस्टम का करेंगे, जीआई सिस्टम का, ओके? तो जीआई सिस्टम में थोड़ा-सा जाएँगे। असेसमेंट में लोगों को यूजुअली कन्फ्यूजन रहता है उसके। असेसमेंट और 1-2 कंडीशंस ऐसी करवाऊँगी जो कि एमक्लेक्स और दूसरे एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो सब लोग आ जाओ, सब लोग जुड़ जाओ हमारे साथ, है ना? तो जीआई सिस्टम का थोड़ा-सा हम लोग स्टार्ट करवाते हैं, ओके? तो जो मैंने पिछली वीडियो डाली है ना, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, वहाँ से बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, ओके? और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में डाल सके। मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ आए उसमें। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, ओके? अब जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ना, वो 2-3 मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि निहायत ही इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम योर एनक्लेक्स आरएन पॉइंट ऑफ व्यू। और कई बार ना हम छोटी-छोटी गलतियाँ उसमें करते हैं। जीआई सिस्टम के ये टॉपिक्स हैं 1-2 और वो हम आज छेड़ेंगे। आपके पेपर में केस स्टडीज़ के फॉर्म में आ सकते हैं वो, ठीक है? तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। और सब लोग आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो इट इज़ वाइज़ टू स्टार्ट नाउ बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी लेट और इंडिया में टाइम भी काफ़ी हो गया है आई थिंक। तो बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, आप सब लोग जीआई सिस्टम की असेसमेंट कैसे करते हो? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ जीआई सिस्टम? साथ ही साथ लिखो आप अपने मैसेजेस सो दैट आई कैन सी। स्टेप्स क्या रहते हैं? अच्छा, नॉर्मल नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या रहते हैं? पता है तुम सब लोगों को? नॉर्मल जो नर्सिंग होती है, उसके स्टेप्स क्या-क्या रहते हैं? बोलो। नर्सिंग असेसमेंट के स्टेप्स? हाँ जी, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन, ठीक है, ये आप उसके लिख रहे हो, जीआई सिस्टम के लिख रहे हो, है ना? नॉर्मल असेसमेंट का होता है, सबसे पहले इंस्पेक्शन होती है ना? फिर दूसरी जगह पे पाल्पेशन होती है, फिर हमारे पास परकशन होती है और लास्ट में हमारे पास ऑस्कल्टेशन होती है ना? 4 स्टेप्स होते हैं। जीआई सिस्टम में जो ऑस्कल्टेशन होती है, वो सेकंड नंबर पे चली जाती है। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 आएगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं, मतलब जनरल अपीयरेंस देखते हैं पेशेंट की। वी यूज़ आवर 5 सेंसेस टू इंस्पेक्ट, है ना? उसमें हम लोग देखते हैं कि एब्डोमेन की शेप कैसी है, ठीक है? हम लोग ये देखते हैं कि कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, जैसे कूलन साइन या टर्नर साइन तो नहीं है, वो आगे चल के बताऊँगी क्या होता है। और इसके साथ-साथ हम लोग ये जनरली देखते हैं कि राउंड है, एब्डोमेन फ्लैट है, कि मतलब किस तरह से है। क्या आपको कोई ऑब्वियस डिफॉर्मिटी या कोई ऑब्वियस इंजरी तो नहीं दिख रही, कहीं एसाइटिस तो नहीं है पेशेंट में, है ना? वो सब इंस्पेक्शन में आता है। जो दूसरा स्टेप होता है, वो यूजुअली नॉर्मल अगर आप असेसमेंट में देखें, तो जो सेकंड स्टेप होता है बेटा, वो होता है हमारे पास पाल्पेशन। लेकिन हमेशा याद रखो, जीआई सिस्टम में हम पाल्पेशन एट द सेकंड प्लेस नहीं करते हैं। ये बहुत सारे टेस्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टेस्ट में मैंने देखा हुआ है ये क्वेश्चन। जो सेकंड स्टेप पे आप चीज़ करते हैं और करनी चाहिए, दैट शुड बी ऑस्कल्टेशन इन द केस ऑफ जीआई असेसमेंट, ओके? अब इसका रीज़न बेटा ये होता है कि ऑस्कल्टेशन अगर आप लास्ट में करोगे और पाल्पेशन आप पहले कर दो, क्योंकि पाल्पेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो चारों क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनको अपने फिंगर के पैड्स यूज़ करके वी विल पाल्पेट, है ना? तो जैसे ही आप पाल्पेट करते हो, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, वो फास्ट हो जाती हैं, ठीक है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाएँगी और हाइपर एक्टिव पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को जब आप ऑस्कल्टेट करोगे, तो गलत रिज़ल्ट आएगा आपके पास, ठीक है? अब मुझे बच्चे ये बताएँगे कि अच्छा चलो ये तो हम करते हैं ना, बाद में कंटिन्यू। मुझे उससे पहले ये बताओ कि कितनी नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, बाउल मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए 1 मिनट में? अगर आप पाल्पेट मतलब सॉरी ऑस्कल्टेट करते हो स्टेथोस्कोप से, तो इन 1 मिनट कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल कितनी होती है? बोलो, लिखो सब लोग। हाँ, 5 टू 30, 5 टू 30 इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट रूपिंदर। 5 टू 30 अंशिका, वेरी गुड। 5 टू 30 जो होती हैं, दे आर एब्सोल्यूटली नॉर्मल, ओके? 5 से लेके 30 तक एब्सोल्यूटली नॉर्मल होती हैं। अगर 30 से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एक्टिव बाउल बाउल मूवमेंट्स या हाइपर पेरिस्टाल्सिस, और 5 से कम हो, तो उसको हम लोग पैरालाइटिक इलियस में करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करेंगे। हम लोग पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो एब्डोमेन होता है ना, उसको आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है? यूँ। सबसे पहले सब लोग मेरे साथ करेंगे ये, ओके? मैं थोड़ा-सा लैपटॉप भी नीचे कर लेती हूँ, सब लोग मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले अपने राइट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करो, एवरीबॉडी प्लीज़। जो आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है, उसमें हमारे पास अपेंडिक्स होती है, ठीक है?
और फिर आप अपना अपर राइट कॉर्नर पाल्पेट करो, ठीक है? ये आपका अपर राइट कॉर्नर होता है, ये आपका मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है और ये आपका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ओके? सो इस तरह से जो एब्डोमेन होता है उसको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देना है। राइट लोअर, राइट अपर, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर, ओके? और हमेशा याद रखो कभी भी आपने इंस्पेक्शन करनी होती है ना, वो स्टार्ट होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट से। या आपने कोई भी असेसमेंट करनी है, इवन आपने ऑस्कल्टेशन करना है, पाल्पेशन करना है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट से ही आप स्टार्ट करते हैं। पहले आप राइट लोअर क्वाड्रेंट करते हैं, फिर आप अपर जो राइट क्वाड्रेंट होता है वो करते हैं, फिर लेफ्ट अपर करते हैं, फिर लेफ्ट लोअर करते हैं। ओके बेटा? तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप ऑस्कल्टेट करेंगे, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर लेस देन 5 से नीचे आपको मिलती हैं, हमेशा याद रखो आप लोगों को अगेन अनदर क्वाड्रेंट में 3 मिनट के लिए ऑस्कल्टेट करना होगा। मैंने एट द फर्स्ट प्लेस ऑस्कल्टेट किया और मुझे 5 से नीचे सुनाई दे रही हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, मुझे 1 मिनट में केवल 4 ही सुनाई दी या केवल 3 ही सुनाई दी, तो मैं अगले 3 मिनट के लिए क्वाड्रेंट चेंज करके अगले 3 मिनट के लिए ऑस्कल्टेट करूँगी। अगले 3 मिनट के लिए जब मैं ऑस्कल्टेट करूँगी, अगर उसमें भी मुझे 5 से नीचे सुनाई देती हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज पैरालिटिक इलियस एंड आई शुड इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि पैरालिटिक इलियस एक इमरजेंसी होती है, स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। ओके बेटा? तो इस तरह से आप लोग करते हो ऑस्कल्टेट एब्डोमेन को। अब ये है कि जो असेसमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, असेसमेंट में इंस्पेक्शन कर ली, इंस्पेक्शन के बाद आपने ऑस्कल्टेशन कर ली, ऑस्कल्टेशन के बाद आप लोग परकशन करोगे और परकशन के बाद आप पल्पेशन करोगे, ठीक है? इस तरह से आप जीआई सिस्टम में चलते हैं, ओके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट गलत करके नहीं आएगा, ठीक है? बहुत बारी ये क्वेश्चन आता है, बिलीव मी, बहुत बारी। अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग करेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डिसीज। बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास क्लिनिकल्स में प्रेजेंट भी करते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज से। थैंक्स टू टुडेज क्या उसको बोलते हैं ना, लाइफस्टाइल, इतना ज्यादा, थैंक्स तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑफ टुडेज लाइफस्टाइल इतना ज्यादा पेप्टिक अल्सर डिसीज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना पेप्टिक अल्सर डिसीज का, वो स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग प्लस अगर स्मोकिंग है, इन एडिशन टू दिस अगर आपका पेशेंट क्या उसको बोलते हैं ना एस्पिरिन वगैरह ले रहा है, नसेड ज्यादा ले रहा है, कई लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली एस्पिरिन जैसी ड्रग लेते हैं जो कि स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है? प्लस आपका पेशेंट अल्कोहलिक है, तो उस केस में भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है? पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि आपका जो स्टमक है ना, स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस होता है, ठीक है? अब एचसीएल का जो पीएच होता है वो काफी लेस होता है, 2 टू 3 होगा, ओके? और 2 टू 3 पीएच वाला जो एसिड होता है वो बहुत हाईली एसिडिक होता है। पर आप यूजुअली सोच रहे होंगे कि ये जो स्टमक है इसमें इतना सारा एचसीएल हर टाइम रहता है, तो इसमें खुद छेद क्यों नहीं हो जाते? वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसके मतलब अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है और वो जो म्यूकस होता है वो एचसीएल को एक्चुअल मिकोजा के साथ टच जो है वो नहीं होने देता। अब दिक्कत क्या होती है जब आप स्मोकिंग करते हो या जब आप अल्कोहल लेते हो या जब आप कुछ भी लाइफस्टाइल चेंज करते हो जिससे बहुत सारा एचसीएल प्रोडक्शन हो रहा है, अब उस केस में ये जो म्यूकस लाइनिंग होती है ये डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। जब चिकनाहट जो है वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, तो सीधे-सीधे जो एसिड है वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को टच करेगा और उससे धीरे-धीरे उसको कोरोड करके ये अल्सर बना देगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये अल्सर इतने-इतने होते हैं, यू आर रॉन्ग। दीज़ आर रियली बिग अल्सर्स, बड़े-बड़े अल्सर्स होते हैं। और अगर ये अल्सर फूट जाए, मतलब अगर ये अल्सर जो हैं वो परफोरेट होते हैं या ये बस्ट होते हैं, है ना? या कोई भी ब्लड वेसल कोरोड होके फूटती है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो जीआई सिस्टम है, दिस इज़ हाइली हाइली वास्कुलर। अगर एक अल्सर भी बस्ट होता है, अगर एक एक ब्लड वेसल भी कोरोड हो जाती है इसकी वजह से, तो इतनी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी कि विदिन मिनट्स आपका जो पेशेंट है, वो उसकी डेथ हो सकती है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये पेशेंट्स देखे हुए हैं एंड स्टिल आई रिमेंबर कैसे वो ब्लड की वॉमिटिंग करते हैं, उनको हेमेटोमेसिस होता है, पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता है।
तो इसलिए वो इमरजेंसी होती है, जब इसमें जो पेप्टिक अल्सर है वो अपनी बहुत ही अग्रेसिव स्टेज में होता है। अब ये है कि कभी भी पेप्टिक अल्सर होगा ना, रीज़न से स्मोकिंग हो सकता है, आप बहुत टाइम से नशेड़ ले रहे हो, ये रीज़न हो सकता है। इसके साथ-साथ आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है या आपका खान-पान ऐसा है कि बहुत ही मसालेदार चीज़ें जो हैं वो आप खाते हैं और एस्पिरिन वगैरह जो है वो ले रहे हैं, अल्कोहलिज़्म, स्मोकिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें और कई बारी जो पेप्टिक अल्सर होता है, ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, ठीक है? एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि मतलब सिंगल ऐसा बैक्टीरिया पूरी दुनिया में जो इतना एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और एच पाइलोरी आपके स्टमक में जाता है वाया कंटामिनेटेड फूड कंजप्शन। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है ना बेटा, कभी भी आपके पास पेशेंट आएगा ना, वो कुछ स्पेसिफिक साइंस जो है वो लेके आएगा। अब पेप्टिक अल्सर डिसीज जो होता है वो ज्यादातर स्टमक के पाइलोरिक एरिया में होता है। ओके, अब देखो ना, यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती तो कर लेती, लेकिन मेरी जूम मीटिंग चल रही है और मतलब एक क्लास चल रही है और कहीं, तो इसलिए मैं इधर यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाऊंगी। बट आप थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाते हैं। आप स्टमक की डायग्राम याद करो। स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहां से इसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, वहां पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। फंडस, ऊपर कार्डिया होता है, फिर फंडस होता है, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिस, है ना? जो पाइलोरस एरिया होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, आप सब लोग बैठे हुए हैं, ग्रेविटी की वजह से जो एचसीएल होता है वो नीचे की तरफ रहता है, हमेशा पाइलोरिक स्फिंक्टर के आसपास में रहता है। और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के आसपास में जगह होती है उसको पाइलोरस ही बोलते हैं, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, है ना? अगर उसमें बहुत सारा, क्या उसको बोलते हैं ना, एसिड जो है वो रहेगा, हर टाइम एचसीएल वहां पे रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्टमक का कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा अल्सर्स पाए जाते हैं, तो दैट इज पाइलोरिक एरिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर के आसपास में, क्योंकि वहां पे एचसीएल रहेगा ही रहेगा, हमेशा। ठीक है? अब क्योंकि जो एसिड से भरा हुआ खाना है, आफ्टर 2 आवर्स, जैसे आपने खाना खाया, 2 घंटे स्टमक में रहा, एचसीएल के साथ मिक्स हुआ, फिर वो बाउल्स में गिरता है जाके आपकी ड्यूडेनम में। अब जो ड्यूडेनम है, क्योंकि उसमें भी एसिड वाला खाना आ रहा है, तो जो ड्यूडेनम होगी उसमें भी पेप्टिक अल्सर्स के चांसेस हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर्स बेटा 2 तरह के होते हैं। वन इज गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड सेकंड वन आर ड्यूडेनल अल्सर्स। ठीक है? 2 तरह के पेप्टिक अल्सर्स जो हैं वो होंगे। स्टमक में हुए तो गैस्ट्रिक अल्सर्स और ड्यूडेनम में हुए तो ड्यूडेनल अल्सर्स। अब जो एग्जामिनर को इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि अगर कल को आपके पास पेशेंट आए, साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट करे, तो क्या आप डायग्नोसिस बना लोगे कि ये पाइलोरिक अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, कि ये ड्यूडेनल अल्सर्स हैं? क्या आप ये चीज डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब दीज टू कर सकते हो? तो यस, हम लोग कर सकेंगे। अगर आज का लेक्चर तुम लोग अच्छे से सुन लेते हो तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की बात सुनेंगे, पेशेंट क्या बोल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले पेशेंट हमें ये बोलेगा कि ऐसा है कि जब मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद पेन जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है। जब मैं खाना नहीं खाता हूँ, मतलब उस टाइम पे नहीं होती है। खाना खाने से पहले पेन नहीं है, बट जैसे ही मैं खाना खाऊँगा, तब जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सीधा-सीधा इंडिकेट करता है गैस्ट्रिक अल्सर्स को, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हो, एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। जैसे ही एचसीएल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो वैसे ही उसके अल्सर्स पे क्या हुआ, जलन होनी शुरू हो गई, इरिटेशन होनी शुरू हो गई। ठीक है? तो दिस इंडिकेट्स गैस्ट्रिक अल्सर्स। अगर आपको पेशेंट ये बोले कि जैसे ही मैं खाना खाता हूँ पेन खत्म हो जाती है, लेकिन रात का, जैसे मतलब रात का आप पूछते हो कि रात को क्या होता है, रात को कब पेन होता है? तो पेशेंट ये बोलेगा कि जैसे मैंने रात को 10 बजे खाना खाया, तो एग्ज़ैक्टली 1 बजे के करीब, 1 या 2 बजे के करीब मेरे को बहुत सीवियर पेन होता है। तब बेटा आप समझ जाओ कि ड्यूडेनल अल्सर है। अगर खाना खाने से जो अल्सर्स हैं उनकी पेन शुरू हो जाए तो वो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, और अगर खाना खाने से पेन रिलीफ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर्स। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है 2 घंटे के लिए, ठीक है? और 2 घंटे के बाद फिर बाउट्स में जब खाना जाता है तो फिर एकदम से ऐसे होने लगता है पेशेंट को, पेन जो है वो होने लगता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, किस टाइम पे पेन होता है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। जो दूसरा रीज़न, मतलब दूसरा साइन आपको पेशेंट बताएगा, वो आपको ये बताएगा कि मुझे जो पेन होती है वो मिड एपिगैस्ट्रिक, मतलब इस जगह पे होती
है ना? स्लाइटली टुवर्ड्स अ लेफ्ट साइड, मतलब मुझे स्लाइटली टुवर्ड्स अ लेफ्ट, लेकिन मिड एपिगैस्ट्रिक में, इधर मैं यूट्यूब वालों को भी दिखा देती हूँ, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होती है स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना? तो उस केस में आप ये अंदाज़ा लगाओगे कि इसको तो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है, दैट इज़ इन द मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। इफ पेशेंट इज़ सेइंग स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो आप समझ लो कि वो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं। लेकिन अगर आपका पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को राइट साइड में मतलब जो पेन है वो होती है, तो वो ड्यूडेनल अल्सर्स होंगे, क्योंकि हमारी ड्यूडेनम जो होती है वो राइट साइड में होती है ना? अब ये हो गया दूसरा। पहला तो ये था कि खाना खाने के पहले होता है कि बाद में होता है, और दूसरा रीज़न हो गया कि आपको पेन किस लोकेशन में होती है। जो तीसरी चीज़ है, अगर तो आपके पेशेंट को हेमेटेमेसिस हो रहा है, तो वो हो गए गैस्ट्रिक अल्सर। अगर आपके पेशेंट को मेलेना हो रहा है, मेलेना का मतलब होता है ब्लैक कलर के स्टूल्स होते हैं, है ना? तो ब्लैक कलर के स्टूल्स हो रहे हैं, टेरी स्टूल्स हो रहे हैं, है ना? जिनमें ब्लड आ रहा है। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि वो जो ब्लड इन स्टूल होता है, उसको टेस्ट करने के लिए कौन-सा टेस्ट बिठाते हैं हम लोग? ब्लड इन स्टूल को टेस्ट करने के लिए कौन-सा टेस्ट होता है? अगर ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, तो यू रन अ टेस्ट टू फाइंड आउट द हिडन ब्लड, ऑकल्ट ब्लड इन द स्टूल। क्या बोलते हैं बेटा उस टेस्ट को? टेस्ट को क्या बोलते हैं? ऑकल्ट ब्लड को ढूँढने के लिए जो टेस्ट होता है, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? बोलिए, बोलिए। क्या होता है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये मुझे आया था जीएमसीएस 32। करेक्ट जैस्मिन कौर, दैट इज़ कॉल्ड एज़ ग्वैक टेस्ट। ग्वैक टेस्ट, ऑकल्ट ब्लड नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ ग्वैक टेस्ट, ओके? ग्वैक टेस्ट याद रखना, मुझे जीएमसीएस 32 में ये क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है? पता होना चाहिए आपको। तो हम लोग ग्वैक टेस्ट रन करते हैं। कई बारी पता भी नहीं चलता है कि स्टूल में ब्लड आ रहा है कि नहीं, देन यू रन द ग्वैक टेस्ट, आपको पता चलता है कि स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है? अब ग्वैक टेस्ट पॉजिटिव है, तो समझ लो ड्यूटेनल अल्सर्स हैं। अगर उसको हेमेटेमेसिस हो रहा है, वॉमिटिंग में सीधा-सीधा ब्लड है, पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, क्योंकि जो स्टमक होता है वो अपना ब्लड डाइजेस्ट नहीं करता है। अगर अपना ब्लड बीच में से लीक हो रहा है, तो वो वॉमिटिंग करेगा। अब ये है कि ग्वैक टेस्ट पॉजिटिव तो ड्यूडेनल अल्सर, हेमेटेमेसिस हो रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर। तो 3 चीज़ों से आपने डिस्टिंग्विश कर लिया। खाना खाने से पहले पेन हो रहा है तो ड्यूडेनल अल्सर, सॉरी, खाना खाने से, हाँ, खाना खाने से पहले पेन नहीं होता, बाद में होता है तो गैस्ट्रिक अल्सर। खाना खाने के 2 घंटे के बाद होता है तो ड्यूडेनल अल्सर। खाना खाने से रुक जाता है तो भी ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है? मेलेना हो रहा है तो ड्यूडेनल, हेमेटेमेसिस हो रहा है तो गैस्ट्रिक, और तीसरा मैंने बताया था लोकेशन ऑफ द पेन मिड एपिगैस्ट्रिक स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इज गैस्ट्रिक, और राइट साइड में हो रहा है तो ड्यूडेनल, ठीक है? अब ये जो 3 चीज़ें होती हैं, ये आपको डिस्टिंग्विश कराने में हेल्प करती हैं कि पेप्टिक अल्सर है, सॉरी, गैस्ट्रिक अल्सर है कि ड्यूडेनल अल्सर है। अब इसकी मैनेजमेंट देखो। देखो, कब हमेशा हर एक डिसीज़ ना इस तरह से चलती है कि वो डिसीज़ एक पॉइंट पे चल रही होती है, एकदम से वो बहुत उठ के आती है, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ एक्ज़र्बेशन, एक्ज़र्बेट होके जो डिसीज़ है, वो आती है। अगर तो ये डिसीज़ अपने नॉर्मल कोर्स में रन कर रही है, मतलब आपने डायग्नोस कर लिया है कि पेप्टिक अल्सर्स हैं, तब पेशेंट का क्या मैनेजमेंट रहता है? इसमें ज़्यादातर लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट रहता है। हम लोगों का इस टाइम पे मेन मोटिव ये होता है कि एक्ज़र्बेशन में पेशेंट ना जाए, है ना? और जो ऑलरेडी अल्सर्स की स्टेज तक पहुँच चुका है, वो धीरे-धीरे हील हो जाए और फर्दर और अल्सर ना हो, है ना? ये हमारा मोटिव रहता है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे पेशेंट को? हम लोग एक तो उसको स्मोकिंग क्विट करने के लिए बोलेंगे कि आप धीरे-धीरे जो स्मोकिंग है उसको क्विट करिए, बिकॉज़ स्मोकिंग से आपको अल्सर्स हो रहे हैं इफ योर पेशेंट इज़ स्मोकिंग। अगर आपका पेशेंट अल्कोहलिज़्म करता है तो उसको उससे रिफ्रेन होने के लिए बोलेंगे कि आप धीरे-धीरे जो है इसको टेपर कीजिए। अल्कोहल जो है इसको छोड़िए, बिकॉज़ अल्कोहल इज़ द सोल रीज़न व्हाई यू आर हैविंग दीज़ पेप्टिक अल्सर्स। पेशेंट के टेस्ट वगैरह रन होते हैं। इनके सैंपल लिए जाते हैं फॉर एच पाइलोरी और एमोनिया, जो ब्रेथ यूरिया, यूरिया ब्रेथ टेस्ट है ना, वो किया जाता है। अगर आपके ब्रेथ में यूरिया आ रहा है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है कि एच पाइलोरी जो है वो स्टमक में हो सकता है। वैसे भी आप लेके सैंपल आपके स्टमक में से उसको भी टेस्ट कर सकते हो फॉर द प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी। अगर एच पाइलोरी है तो फिर उस हिसाब से जो एंटीबायोटिक कोर्स वगैरह है पेशेंट का वो चलेगा। एंड इन एडिशन टू दिस ये होता है कि हम पेशेंट को अगर इफ इट ही इज टेकिंग एस्पिरिन फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, तो ये चीज़ जो है वो डॉक्टर को हम लोग बताएँगे, उसका अल्टरनेटिव क्या डॉक्टर देता है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन एस्पिरिन या कोई भी नसेड उसको क्विट करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नहीं तो उसको पेप्टिक अल्सर्स जो हैं वो होते रहेंगे। इसके अलावा
हम लोग पेशेंट को ये टीच करेंगे कि आपको कोक हो गया या आपको कोई भी कॉफ़ी होगी, कैफ़ीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ऐसा फूड है जिसमें बहुत पेपर होता है, काली मिर्च होती है या मिर्चीला फूड कोई भी जो बहुत ही स्पाइसी होता है। इन एडिशन टू दिस आपको बहुत फैटी फूड जो है वो नहीं कंज़्यूम करना है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों से आप रिफ्रेन करें और स्ट्रेस ना लें। तो जैसे कि मैंने बताया आपको इसमें ज़्यादातर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन होता है, प्लस कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि म्यूकोज़ल बैरियर प्रोटेक्टेंट्स हो गए, है ना? सुक्रालफेट वगैरह जो है वो देंगे। इसके अलावा एंटी सिक्रीटरी मेडिकेशंस जो होती हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स वगैरह और कुछ-कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि म्यूकोज़ल बैरियर प्रोटेक्टेंट्स हैं। प्लस इसके अलावा एंटासिड्स हो गए, है ना? अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ कि जो एंटासिड्स होते हैं, उनको किसी और मेडिकेशन के साथ क्या मिक्स करते हैं हम लोग? कभी भी आपने पेशेंट को एंटासिड देना है, तो बेसिकली उसको हम करते हैं मिक्स क्या? किसी भी और मेडिकेशन के साथ? बोलिए, बोलो? नो, क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज़ इट विल नॉट लेट एनी मेडिसिन टू वर्क, ओके? तो इसलिए हम लोग इसको कभी भी किसी मेडिकेशन के साथ मिक्स नहीं करते हैं। तो कितनी देर का गैप होना चाहिए बिटवीन टेकिंग एंटासिड एंड एनी मेडिकेशन? कितनी देर का गैप होना चाहिए? कम से कम 2 घंटे का, नहीं 2 घंटे का होना चाहिए, कम से कम, ठीक है? तो 2 घंटे का होना चाहिए, इसीलिए हम एंटासिड्स जो होते हैं, वो सुबह के टाइम बोलते हैं। सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे मतलब जब आपने मील लेना है, उससे कम से कम 2 घंटे पहले। हम लोग बोलेंगे कि आप एंटासिड जो है लो, उसके बाद आप कोई भी मेडिसिन लो, ओके? तो 2 घंटे का कम से कम डिफरेंस रखेंगे और मुझे ये चीज़ बताओ कि आप क्या जो एंटेरिकली कोटेड टेबलेट्स होती हैं, क्या उनको आप क्रश करके देते हैं? Do you crush the enterically coated tablets in the clinicals? जी, नो। हमने कभी भी एंटेरिकली कोटेड टेबलेट्स को क्रश नहीं करना होता किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मुझे पता है कि आप लोग कभी भी आप सोचोगे कि अगर क्या उसको बोलते हैं एनजी ट्यूब से हमने देना है तो फिर हम कैसे देंगे? फिर तो हम मोर्टार और पिस्टन जो है वो ही उससे ही क्रश करके देते हैं, है ना? बट किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम में आप कभी भी रेंटेडिन को क्रश नहीं करोगे। ओके? ओके? तो बेसिकली कभी भी क्रश नहीं करोगे। ये क्या बदतमीज़ इंसान है यार, इसको बाहर करो। बदतमीज़ ये साइकियाट्रिक पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पे। भाग जाना यहाँ से, अगर नहीं लगानी है क्लास तो। करना अभी मैसेज, तेरे को अभी बताती हूँ मैं। यार इसकी क्लास लो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। बदतमीज़ कहीं के, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं ये, जो बैठे हैं। अरे यार ब्लॉक करो टीम प्लीज़। क्या बदतमीज़ इंसान है यार, बेवकूफ़ है ये। नहीं तेरे को पढ़ना है तो मत पढ़ना। कितना बदतमीज़ है यार। यार ब्लॉक करो इसको। ब्लॉक करो यार, कितने गंदे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इंस्टाग्राम पे। नहीं इधर-उधर किसी फ़ोन पे तो लॉग्ड इन होगा। तो बेसिकली क्या होता है बेटा ये जितने भी प्लीज़ यहाँ पे किसी को लगानी है क्लास तो आके लगाओ। यहाँ पे आके गंदे कमेंट मत करो प्लीज़। ये नहीं हमारा पढ़ाई वाला क्लास है, ये कोई ऐसा क्लास नहीं है। क्या यार ये बदतमीज़ी है। और जो तुम्हारे टीचर तुम्हें यहाँ पे भेज रहे हैं यार, उनको जाके उनका लेवल और स्टैंडर्ड देखो, फिर आप अपने टीचर्स का स्टैंडर्ड दिखा रहे हो। मैंने तो अपने कभी भी स्टूडेंट्स को बोला ही नहीं इस तरह के मैसेजेस करो किसी की जगह पे जाके। कमाल होगी यार। इसको रिपोर्ट करो यार, इसका कराओ ब्लॉक अकाउंट। क्या यार ये इंसान क्या है? पढ़ाने भी नहीं देते हैं लोगों को। ओके, चलो एनीवेज़ हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड अभी जो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है ना बेटा, इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कई तरह की मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जैसे कि म्यूकोज़ल बैरियर प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, है ना? इस तरह की हम लोग मेडिकेशंस जो हैं वो देते हैं, ओके? तो बेसिकली आगे जो चीज़ हम लोग देखेंगे, वो हमने ये देखना होता है कि अगर एक्यूट फेज़ आ जाए, क्योंकि मैं आपको अभी बता के हटी हूँ, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी में हमने पिछली बार पढ़ा था, क्राइसिस हो जाता है। अगर कोई रेगुलरली डिसीज़ चल रही है, तो उसमें एकदम से क्राइसिस जो है वो आ जाता है और आपका पेशेंट जो है वो एकदम से सीरियस कंडीशन में पहुँच जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ।
व्हेन आई वाज़ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और आप सब लोगों को पता ही होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब आप मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन करते हो, तो वो फर्स्ट डे ही आपको क्लिनिकल्स में डाल देते हैं, क्योंकि आवर्स पूरे करने का बहुत चक्कर होता है। तो हमें मुझे मतलब आई वाज़ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मुझे फर्स्ट डे ही क्लिनिकल्स में जैसे मैं गई, तो मुझे मेडिसिन यूनिट में डाल दिया। अब मैंने नर्सिंग करी नहीं है, मुझे मेडिसिन यूनिट का एम भी नहीं आता है ना? तो जैसे ही मैं उस पेशेंट के पास जाती हूँ, वो पेशेंट पेप्टिक अल्सर का था, मतलब फीमेल थी। आई थिंक 45-50 के अराउंड होगी और उनको पेप्टिक अल्सर्स थे एंड शी वाज़ वेरी सीरियस, बहुत सीरियस थी वो। और माफ़ करना, जैसे हमें पता ही है कि थोड़ा डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जो है वो ऑन कॉल ही होती है ज़्यादा, तो डॉक्टर नहीं था कोई भी उस यूनिट में। एंड वो जो महिला थी, शी वाज़ वेरी इंटू अ काइंड ऑफ एक ऐसी स्टेज में थी जो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज ही लगा लो आप, बहुत सीरियस पेशेंट थी। और मुझे आज तक उस चीज़ का अफ़सोस रहेगा कि उस दिन मुझे पता क्यों नहीं था कि पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, बट मैं भी क्या करूँ, मेरा फर्स्ट ईयर था। ऐसा है कि पेशेंट की वॉमिटिंग स्टार्ट हुई और उनका बेटा था साथ में। वॉमिटिंग स्टार्ट हुई तो एकदम से मैंने वो बेसिन देना था, मैंने दिया पूरा ब्लड, मतलब एकदम से बहुत सारा ब्लड पेशेंट निकालता है ना? या रिजिंद्रा में 9-10 नंबर वार्ड है, तो मेरा 10 में ड्यूटी लगी थी, वार्ड नंबर 10, जो कि मेडिसिन यूनिट है। अब वो वहाँ पे क्या हुआ कि वो उसकी मदर ने वॉमिटिंग करी, लड़के की मदर ने, और बेसिन पूरा भर गया। दैट बॉय स्टार्टेड क्राइंग। उसको तो मतलब काफ़ी बड़ा था वो, मैच्योर था, 18-19 साल का, पर माँ तो माँ ही होती है ना। जैसे उसकी मदर ने वॉमिटिंग करा तो ही स्टार्टेड क्राइंग। आई स्टार्टेड क्राइंग अलोंग विद दैट बिकॉज़ आई वाज़ अ स्टूडेंट। मैं इतना ब्लड पहली बार ही देख रही थी। बहुत हमारे ऊपर स्ट्रेस होती है एज़ अ स्टूडेंट नर्स, है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि वो एकदम से शॉक में जा रही थी और फर्स्ट ईयर के बच्चे को नहीं पता चलता कि मैं करूँ क्या, है ना? मैंने एकदम से डॉक्टर को बुलाया कॉल करके कि फटाफट जो डॉक्टर है उसको भेजिए, यहाँ पे पेशेंट सीरियस हो रहा है। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इस पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करनी है। आप बताओ अभी यहाँ पे कि अगर आपके पेशेंट को एकदम से एक्यूट फेज़ आ जाता है और बहुत सारी वॉमिटिंग उसको होने लगती है, तो आप क्या करोगे? हेमेटोमेसिस होता है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एक्शन? हुँ? क्या करना चाहिए? ओह माय गॉड! बोलिए बेटा, क्या करना चाहिए? इफ योर पेशेंट इज़ इन एक्यूट फेज़ एकदम से, और एकदम से एक्ज़र्बेट होके आ गया, एंड क्या करना चाहिए फिर? फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? चेक वाइटल्स, फ्लूइड रश, गैस्ट्रिक का साइडलाइन पोज़ीशन, प्रिवेंट एस्पिरेशन, क्या? अब इसमें प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या है। अभी सुनो ध्यान से। इसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1 ये है कि तुम्हारे पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है। अगर तुम्हारे पेशेंट का बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है, तो तुम्हारा पेशेंट शॉक में जाएगा। शॉक का जो पहला साइन होता है, वो होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। शॉक का जो फर्स्ट साइन रहता है ना बेटा, वो होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है तो तुम्हारे पेशेंट का रेस्पिरेशन भी खराब हो सकता है। और दिक्कत क्या है, अगर तो मैं शॉक में अपने पेशेंट को अपराइट करती हूँ, तो शॉक रिलीव नहीं होता। अगर मैं अपने पेशेंट को लेग्स अप करके लिटा देती हूँ, तो वॉमिटिंग एस्पिरेट हो जाएगा बिकॉज़ माय पेशेंट कैन नॉट कंट्रोल द गैग रिफ्लेक्स। विद दैट पोटेंसी वैसे भी आप किसी भी पेशेंट को लिटाओगे तो वॉमिटिंग एस्पिरेट होगी। अब इस केस में क्या प्रायोरिटी रखोगे? शॉक को रिलीव करना कि एयरवे ओपन रखना? फटाफट, फटाफट बताओ क्या करोगे? शॉक को रिलीव करना ज़्यादा ज़रूरी है या पेशेंट के एयरवे को ओपन रखना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ज़्यादा ज़रूरी है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? एयरवे, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इस केस में आप पेशेंट को अपराइट ही रखोगे। अपराइट आप इसलिए रखोगे क्योंकि आपके पेशेंट की वॉमिटिंग नहीं तो एस्पिरेट हो जाएगी, इमीडिएटली डेथ होगी। एयरवे, एयरवे सुखवीर कौर, शॉक नहीं, एयरवे की प्रायोरिटी रहेगी इसमें। ठीक है? आपने पेशेंट को अपराइट किया, टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन आप अपराइट करके आगे की तरफ थोड़ा रखोगे ताकि वॉमिटिंग बाहर की तरफ गिरे, ठीक है? प्लस शॉक को मॉनिटर करते रहना है, और शॉक को रिलीव करने के लिए इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, बाइलेटरल कैनुला डालेंगे 16 गॉज का, इधर भी 16, इधर भी 16, ठीक है? ठीक है? इस तरह से शॉक इस केस में रिलीव। लोगों को इमीडिएटली क्या करना है, एंजी ट्यूब डालना है। एंजी ट्यूब लोगों को क्या करना है, कोल्ड से लाइन से आवाज करना है, ठीक
ठीक है? गवाज एंड लवाज, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को सीधा रोकने की कोशिश करते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आपके क्लिनिकल्स में कोई पेशेंट है, जो कि इस डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ऑलरेडी हम जो रेफ्रिजरेटर होती है ना हमारे यूनिट में, उसमें हम ऑलरेडी एनएस रखते हैं बेटा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, एनजी ट्यूब डाल के कोल्ड एनएस से हम लोग लवाज करेंगे, गवाज करेंगे, लवाज करेंगे मतलब इरिगेशन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है अंदर वो कुछ हद तक स्टॉप हो सकती है। प्लस डॉक्टर आपको बोल सकता है वेज़ोप्रेसिन इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए जिससे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो और ब्लीडिंग जो है वो प्रिवेंट हो। प्लस शॉक को तो आप ट्रीट कर ही रहे हो बायलेटरल 16 गॉज कैनुला डाल के, ठीक है? एक साइड में आप एनएस डाल रहे हो, एक साइड में आप ब्लड प्रोडक्ट्स डाल रहे हो और ब्लड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप डाल सकते हो जैसे कि प्लेटलेट्स डाल सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स एफएफपी जाने देते हैं हम लोग, रनिंग में जाने देते हैं शॉक के केस में, ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग जो है ये चीज़ अच्छे से हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है? तो आपने दोनों चीज़ों में आपने डिफरेंस देखा? अगर तो उसका रेगुलर फेज़ चल रहा था तो उसमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस थी और मेडिकेशंस जा रही थी। अगर उसको एकदम से एक्यूट फेज़ आता है तो उस केस में हम लोग एनजी सक्शन जो है वो करते हैं, इरिगेशन करते हैं विद द कोल्ड सेलाइन प्लस वेज़ोप्रेसिन इंजेक्शन वगैरह है वो दे सकते हैं और शॉक को रिलीव करने के लिए बायलेटरल कैनुला डाल के हम लोग फ्लूइड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो रनिंग में जाने देते हैं, ठीक है? इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि कई बारी जो सर्जन है वो डिसाइड करता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो कर देते हैं, ठीक है? जो हिस्सा पूरी तरह से सड़ चुका है पेप्टिक अल्सर से और जो हील नहीं हो सकता, कई बारी सर्जन ये डिसाइड करता है कि उसको काट के हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि इससे पेशेंट की जान बच सकती है। सर्जरी का डिसीजन अंततः तब लिया जाता है, जब हमें ये पता हो कि अब पेशेंट की जो हालत है, वो दवाइयों से या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से ठीक नहीं होगी, तो उस केस में हम लोग सर्जरी का निर्णय लेते हैं। अब जैसे ही सर्जरी करनी होती है, तो सर्जरी जो होती है वो 2 तरह की सबसे कॉमनली इसमें करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ बिलरॉथ 1 एंड सेकंड वन इज़ अ बिलरॉथ 2। जो बिलरॉथ 1 होता है उसमें पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। मतलब उसमें हाफ ऑफ द स्टमक प्रेफरेबली जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि पाइलोरिक एरिया जो है वो निकलना ही निकलना है, ठीक है? क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक अल्सर्स होते ही होते हैं। तो एक तो पाइलोरिक एरिया जो है उसको रिमूव कर देंगे। जो स्टमक का बाकी बचा हिस्सा होता है, जैसे फंडस रह गया, है ना? और बॉडी रह गई, उस एरिया को हम लोग सीधा सूचर कर देते हैं विद द ड्यूडेनम, ठीक है? ये होता है बिलरॉथ 1 जिसमें पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। एक हमारे पास होता है बिलरॉथ 2। जो बिलरॉथ 2 होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पूरे का पूरा स्टमक रिमूव कर देते हैं और ये अपना क्या उसको बोलते हैं ड्यूडेनम भी रिमूव कर देते हैं। जो इसोफेगस होती है उसको डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द जेजुनम, ठीक है? जो सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो हम लोग बिलरॉथ 1 में पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे, बिलरॉथ 2 में पूरी की पूरी गैस्ट्रेक्टमी करके इवन ड्यूडेनम भी रिमूव होता है, सीधा इसोफेगस को सूचर कर देते हैं विद द एनास्टोमोसिस को बोलते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं विद द स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम, ठीक है? तो जैसे ही जेजुनम के साथ आपने कनेक्ट किया क्योंकि स्टमक बीच में नहीं है, तो अपनी ही न्यू प्रॉब्लम्स जो हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट को आती हैं। पर मेडिकल लाइन में हमेशा एक बात याद रखो, वी वेइ 2 थिंग्स, हम 2 चीज़ों का वज़न करके देखते हैं। जिस चीज़ में ज़्यादा हमें लगता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, उसको हम लोग चूज़ करते हैं। तो इस केस में हमको ये लगा कि मतलब सर्जन को ये लगा कि अगर वो सर्जरी कर देता है, तो पेशेंट की जान बच सकती है, तो उसने सर्जरी चूज़ किया। ठीक है? अब ये होता है कि क्योंकि बायपास हो चुका है स्टमक, मतलब स्टमक का जो पाइलोरिक एरिया वो तो दोनों केसेस में बायपास हो चुका है। अब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या केयर रहेगी इस पेशेंट की और कॉम्प्लिकेशंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखो बेटा, कभी भी ये मैं जनरली बता रही हूँ, नॉट ओनली स्पेसिफिकली फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज या बिलरॉथ 1 और 2 सर्जिकल प्रोसीजर, मैं जनरली बता रही हूँ, कभी भी जीआई सिस्टम में सर्जरी होती है, तो आप हमेशा देखना एनजी ट्यूब ज़रूर डलती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एनजी ट्यूब ज़रूर होती है और यूजुअली पेशेंट कंटीन्यूअस एनजी सक्शन पे रखा जाता है, ठीक है? कंटीन्यूअस एनजी सक्शन पे पेशेंट को 2 वजह से रखा जाता है। नंबर 1, जो आपका जीआई सिस्टम होता है वो एक सिक्रीटरी सिस्टम है। पूरे का पूरा जीआई सिस्टम सिक्रीटरी सिस्टम है। लॉट ऑफ सिक्रीशंस आर प्रोड्यूस्ड। जैसे ही आप जीआई सिस्टम को स्टिमुलेट करते हो, बहुत सारी सिक्रीशंस यूज़ होती हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली उन सिक्रीशंस को सक्शन आउट करते जाते हैं जब तक कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स पूरी तरह से वापस नहीं आ जाएंगी। आपको सक्शन जो है वो करते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है ना हमारा, वो गैस प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है। अगर हम जैसे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में लगा लो, स्टमक है तो कुछ हिस्सा काटा है। अब जो स्टमक होता है ना, उसका एक नेचर होता है, अगर हम खाना नहीं देंगे ना स्टमक को, तो उसमें गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो वो गैस अकमुलेशन को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर एब्डोमिन डिस्टेंड हो जाए, क्योंकि हमने एनास्टोमोसिस इंटरनली क्रिएट करे हैं बिटवीन द टू ऑर्गन्स, तो वो जो स्टिचेस हैं वो नुकसान हो सकता है। वो जो स्टिचेस हैं उनकी क्या उसको बोलते हैं ना, डेहिसेंस हो सकती है। जो वुंड है वो उसका डेहिसेंस हो सकता है अगर हम कंटिन्यूअसली गैस को रिमूव नहीं करते। इस वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको एनजी ट्यूब जो है वो हमेशा हमेशा मिलेगी डाली हुई इनटू द स्टमक, ठीक है। तो एक तो एयर निकलेगी उसमें से, जो फ्लेटस है, एयर एयर ही बोलेंगे, फ्लेटस तो नीचे इंटेस्टाइन में होता है। जो एक्स्ट्रा एयर है, गैस है, वो निकलेगी। प्लस जो एनजी सेक्शन कंटिन्यूअसली आप लोग करते हो उसमें से फ्लूइड निकलता रहेगा। अब आपको क्या ध्यान में रखना होगा, अगर आपके पेशेंट का को हमने कंटिन्यूअस एनजी सेक्शन में डाला है बेटा, तो किस चीज का ध्यान आपको रखना है अपने पेशेंट में? बोलिए। अगर एनजी सेक्शन में कंटिन्यूअसली आपने डाला हुआ है अपने पेशेंट को, तो किस चीज का ध्यान रखेंगे? बोलो, किस चीज का ध्यान रखोगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यू हैव टू टेक अ नोट कि आपका पेशेंट जो है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में तो नहीं जा रहा। और अगर किसी भी गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद आप स्टमक में डायरेक्टली डाल रहे हो ना एनजी ट्यूब, स्टमक में डायरेक्टली डालते हो एनजी ट्यूब, तो अगर आप एचसीएल डायरेक्टली निकाल रहे हो, मतलब हर टाइम एचसीएल, करेक्ट गिरिराज, यार बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है ये गिरिराज। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का हमेशा हमेशा ध्यान रखो। कभी भी जीआई सिस्टम में एनीमा करते हो, कभी भी उनको लेक्सेटिव दे रहे हो, कभी भी आप लोग कंटिन्यूअस एनजी सेक्शन कर रहे हो, हमेशा हमेशा ध्यान रखो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। और इन एडिशन टू दिस, अगर आप एचसीएल को लगातार निकाल रहे हैं, यानी कि गैस्ट्रिक आप सक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उस केस में आपका पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज का बेटा आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी चीज बता रही हूँ ये मैं, ठीक है। तो सिमिलरली इन सर्जरीज में भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम लोग एनजी ट्यूब पे पेशेंट को रखेंगे और कंटिन्यूअस एनजी सक्शन होती है। यू हैव टू, वो जो इनटेक आउटपुट चार्ट होता है ना आपका, उसमें आउटपुट में आपको इसको नोट भी करना होता है कि कितना आउटपुट जो है वो आ रहा है पेशेंट का, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने फ्लूइड इनटेक पेशेंट का इंक्रीज करके रखना होता है। प्लस कभी भी कोई भी जीआई सर्जरी होती है ना, उसमें हम पेशेंट को इनिशियली एनपीओ रखते हैं 1 to 3 days, जब तक के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स रिटर्न नहीं हो जाती। अगेन आई रिपीट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं बिटवीन 5 to 30 पर मिनट, ठीक है। और 5 से नीचे हो तो उसको पैरालाइटिक इलियस बोलते हैं। लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस कभी आप इस डायग्नोसिस को नहीं बनाएंगे अनटिल एंड अनलेस किसी और क्वाड्रेंट में जाके आप 3 मिनट्स के लिए उसको ऑस्कल्टेट कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट 3 मिनट्स के लिए उसमें 5 से नीचे आपको सुनाई दे रही हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, देन यू कैन काइंड ऑफ आप उसको बताते हो कि ये पैरालाइटिक इलियस में मेरा पेशेंट जा रहा है। अब पैरालाइटिक इलियस जो अगर जा रहा है तो आप कुछ भी खाने को नहीं देंगे। यूजुअली आप 1 to 3 days का एनपीओ अपने पेशेंट में रखेंगे। जैसे ही आप 1 to 3 days का एनपीओ रखते हैं, फिर आप उसके बाद देखते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वापस आ चुकी हैं, फ्लेटस जो है वो पास होना शुरू हो गया है। अब इस केस में हम लोग डाइट जब शुरू करते हैं ना पेशेंट की, वो हमेशा आप आइस चिप्स से स्टार्ट करते हो। आप पहले पेशेंट को आइस चिप्स देते हो, अगर वो टॉलरेबल हो रहे हैं तो आप क्लियर लिक्विड जैसे वाटर दे सकते हो थोड़ा, है ना, इस तरह से आप पेशेंट को देते हो। अगर वो टॉलरेबल हो रहा है, फिर आप धीरे धीरे इसको आगे प्रोग्रेस करते हो। कई बारी ना बेरियम स्वेलो टेस्ट भी करके देख सकते हैं इन सर्जरीज के बाद। जैसे ही बेरियम स्वेलो करते हैं, अगर उसकी लीकेज आपको दिखाई दे रही है तो मतलब अभी एनास्टोमोटिक जो लिंक्स हैं वो हील नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो सर्जन की प्रेफरेंस है, वो किस तरह से देखते हैं। बट यूजुअली ये हील हो जाते हैं विद इन क्या उसको बोलते हैं 6-7 days में। और उसके बाद जो जैसे भी डॉक्टर आपको बोले आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ना इस सर्जरी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास हेमरेज हो सकता है, अगर आपका पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एकदम से शॉक में जा रहा है,
और इसके साथ-साथ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है और एक और सिंड्रोम होता है डंपिंग सिंड्रोम। अब ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कैसे होती है? विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का रीज़न ये होता है कि जब आप स्टमक का कुछ एरिया निकाल देते हो या एज़ सच टोटली स्टमक को रिमूव आपने कर दिया, जैसे कि बिलरोथ 2 प्रोसीजर में सर्जन करता है। तो स्टमक में ना बेटा एक फैक्टर निकलता है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये हेल्प करता है विटामिन बी 12 की एब्ज़ॉर्प्शन में। और अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जो है वो होती है। और ये जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, इससे परनीशियस एनीमिया आपके पेशेंट को हो सकता है। तो कभी भी इस तरह की सर्जरी आपके पेशेंट की होती है, जिसमें कि स्टमक को रिमूव करना है, उस केस में सारी उम्र फॉर द होल लाइफ पेशेंट को विटामिन बी 12 के इंजेक्शन जो है वो लेने पड़ते हैं। विटामिन बी 12 का इंजेक्शन आईएम जाता है और विटामिन बी 12 एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अगर ये नहीं होगा तो परनीशियस एनीमिया जो है वो आपके पेशेंट को हो सकता है। तो इस पेशेंट को ये भी बताना होगा कि आपको विटामिन बी 12 के इंजेक्शन रेगुलरली लेने हैं, रेगुलर फॉलो अप रखना है। एक सिंड्रोम होता है व्हिच इज कॉल्ड एज डंपिंग सिंड्रोम। अब डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? आपने अपने शहर में डंप ग्राउंड सुना होगा कभी, है ना? डंप ग्राउंड क्या होता है? जहाँ पे सारे शहर का कूड़ा गिरता है, ठीक है? सिमिलरली डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो वो स्टमक में 2 घंटे तक रहता है और चर्निंग मूवमेंट्स होती है उसमें। फिर 2 घंटे के बाद खाना एचसीएल में प्रोसेस होने के बाद विद बाउल्स वो गिरता है जाके ड्यूडेनम में, ठीक है? तो बेसिकली कई बारी क्या होता है कि ये जो क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं रहा, तो खाना जैसे ही आप खाएँगे वो स्टमक में से निकल के डायरेक्टली ड्यूडेनम में जंप करेगा, ठीक है? तो जैसे ही ड्यूडेनम में जाके जंप करेगा, तो सॉरी ड्यूडेनम भी अगर आपने रिमूव करी है, जेजुनम में जाके डायरेक्टली जंप करेगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसको आधे पचे खाने की आदत नहीं होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको इतने एसिडिक फूड की आदत नहीं है, सेमी च्यूड फूड की आदत नहीं है। तो एकदम से जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, वो हाइपर एक्टिविटी में चली जाती हैं। हाइपर पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है? और बहुत ही लाउड साउंड जो है वो स्टमक से सॉरी आपके जीआई सिस्टम से आती है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ बोर-बुरिग्मी। इसको हम लोग बोलते हैं बोर-बुरिग्मी क्योंकि आधा खाया, आधा च्यूड, सेमी च्यूड, आधा पचा हुआ खाना जो है वो आपकी इंटेस्टाइन में जब जाता है तो इट विल बिकम वेरी, वेरी काइंड ऑफ क्या उसको बोलते हैं ना स्टिमुलेटेड बिकॉज़ ऑफ दैट एंड बोर-बुरिग्मी जैसी साउंड जो है वो आएगी और एकदम से पेशेंट को बहुत ही प्रोफ्यूज़ डायरिया होगा। जो भी खाएगा उसको पचा नहीं पाएगा, एज़ सच उसको बाहर निकाल देगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। काफ़ी एक अनप्लेज़ेंट सी सिचुएशन होती है। इसमें बहुत क्रैम्प पड़ते हैं पेशेंट को अपनी इंटेस्टाइन में ना, जैसे ही खाना खाएगा वैसे ही क्रैम्प पड़ेंगे। तो डंपिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि खाना जो है वो स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स आप लीजिए। आप जैसे ही खाना खाते हो, तो उसके बाद यू लाई डाउन आराम से आप लेट जाइए, ठीक है? और जैसे ही आप खाना खा लेते हो उसके बाद आपको चलना-फिरना नहीं है, बिल्कुल आप बेड पे बैठिए थोड़ी देर के लिए और आपको बहुत स्पाइसी फूड नहीं लेने हैं। आपको ऐसे फूड नहीं लेने हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, आप ज़्यादा फैट और प्रोटीन लीजिए, है ना? ताकि जो खाना है वो धीरे-धीरे आपके सिस्टम से निकले क्योंकि जो प्रोटीन और फैट वाले फूड होते हैं, दे रिटेन फॉर द मोर टाइम। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग बोलेंगे और मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करें क्योंकि इससे गैस बनती है, ठीक है? और फर्दर और भी ज़्यादा पेन जो है वो होता है और मील्स के साथ पानी ना लें। अगर आपका पेशेंट मील्स के साथ पानी लेगा तो खाने की मूवमेंट और भी फास्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो आई होप आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक है? बीच-बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, भाई मेरे यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बहुत बीच में क्लास लगा रहे होंगे। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक रिक्वेस्ट है मेरी, इंस्टीट्यूशन से भी रिक्वेस्ट है, बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, ठीक है? मैं एक औरत हूँ, आई एम अ वुमन। यूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली विद द वुमन ऑलवेज़। और मेरे स्टूडेंट कभी भी किसी भी जगह पे जाके कोई कमेंट नहीं करते हैं। भाई हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। ये कौन है सिद्धार्थ सर पता नहीं क्या है? तुमने अपने नाम के साथ सर क्यों लगाया है? तुम्हें शर्म आती है सर लगाते हुए अपने नाम के साथ? जो टीचर होता है ना, वो हमेशा रिस्पेक्टेबल होता है और उसको अपने स्टूडेंट्स को हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी सिखानी चाहिए। मुझे लगता है वो टीचर ही नहीं है, जो खुद रिस्पेक्टेबल नहीं है और दूसरों को रिस्पेक्ट करनी सिखाएगा क्या अपने स्टूडेंट्स को? और स्टूडेंट्स तुम भी, उन टीचर से हमेशा दूर रहो जो तुम्हें यूज़ करता है
दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। इसका मतलब आप पपेट हो। डोंट बी लाइक दैट। हमेशा हमेशा जो गुरु होता है ना, गुरु, उसके चरणों में ही जगह होती है शिष्य की। और गुरु वही होता है जो अच्छे से सिखाए, अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट करनी सिखाए। और कभी भी ना किसी लेडी के लिए ना रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज करा करो। लेडी क्या, जैन के लिए भी कभी भी किसी इंसान के लिए डिसरिस्पेक्टेबल शब्द यूज मत करो। ठीक है, ये पहली बार हुआ है मेरे लाइफ में, मैं हैरान हो गई हूँ। और तुम लोग नर्सिस हो यार, क्या मतलब कभी किसी डॉक्टर को डिग्रेड करते हुए देखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नर्सिस होके एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हो। लोगों के लिए तमाशा बन जाता है प्रोफेशन। ऐसे मत करा करो। तीसरे प्रोफेशनल के लिए आपका प्रोफेशन मजाक बन जाता है, फिर आप रोते हो नर्सिंग को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तभी तो मिलेगा। अरे यार पागल हो गए हम लोग, 10-15 साल हो गए हैं नर्सिंग की रिस्पेक्ट बनाते बनाते। तुम लोग आ जाते हो 1 मिनट में सब कुछ जीरो कर देते हो। ऐसे मत करो यार, इस तरह से नहीं होता है। लगानी है तुमने क्लास, आओ यार, अपने अपने लाइव करो। हमें क्या पता, हम तो पता भी नहीं तुम कौन हो। हमने तो कभी सुना भी नहीं तुम कौन हो। हमें तो ये भी नहीं पता कहाँ पे हो भाई, तुम क्या चीज हो तुम। कमाल हो गई। ये चीजें मत करा करो। ये नर्सेस का तमाशा बनाना बंद करो आपस में तुम लोग। और मुझे तो मत ही लेके आओ इस चीजों में। मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ। मैं शायद पहली बार गुस्सा कर रही होंगी आपके सामने। मैं तो मैं नहीं कभी भी इन चीजों में पढ़ती। मेरे को जरूरत ही नहीं है। मेरे पास वैसे ही बहुत स्टूडेंट है। मेरे को ऐसे चीप पोस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं किसी के जाऊं लाइव में और किसी की वीडियो के नीचे जाऊं और जाके कमेंट करूं। बहुत है, कनाडा में भी बहुत है, ऐसा ही करते हैं। नवकिरण वाले तो ये नहीं करते, नवकिरण वालों को तो वो नहीं। अरे यार तुम्हें काम नहीं है कोई? मतलब हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। तुम्हें हमारा बड़ा पता होता है। इस तरह से मत करा करो। अगर किसी ने अपना काम करना है ना, सीधे ढंग से करो। हम लोग ओल्ड स्कूल है ना। हमारी जो जनरेशन है, वी आर ओल्ड स्कूल पीपल। हम बहुत खुश हैं भाई, जितना हो रहा है ना हमारे पास, वी आर वेरी हैप्पी। तुम लोग अपना अपना काम करो, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को कोई बुरा नहीं बोलेगा। और मेरी चैट में आके बुरा नहीं बोलेगा। नहीं तो फिर अपना अपना देख लेना भाई। और वैसे भी वो ऊपर वाला तो देखता ही है तुम्हें। ठीक है, हम तो चलो क्या चीज है ना। तो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी शुरू करो। नर्सेस, आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और एक और चीज बेटा, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी आज हमने करनी थी। हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर ऑफ लगा दिया है। 31 मार्च तक आपका हर एक एप्लीकेशन प्रोसीजर 200 कैनेडियन डॉलर्स में करेंगे हम लोग। 200 कैनेडियन डॉलर्स में आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस हमारे थ्रू होगा। चाहे आपने एनएनएस कराना है, चाहे आपने एनवाईएसडी कराना है, चाहे आपने सीआरएनए कराना है, आपने कोई भी एप्लीकेशन प्रोसीजर कराना है, वो हम 200 कैनेडियन डॉलर्स में कराएंगे। पिछली बारी मैं भूल ही गई अनाउंस करना, क्योंकि उस टाइम पे हमने डिसाइड ही नहीं कर पाए। हम लोग ऑफिस ओपन हुआ है तो एप्लीकेशन पे भी प्रोमो लगाना चाहिए था। तो हम लोगों ने प्रोमो लगाया है। ओके, तो 200 कैनेडियन डॉलर में हर एक एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। अभी हम डिटेल्स जो हैं वो इंटरनेट पे शेयर कर देंगे, सारे सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। ओके, तो वहां पे तुम लोग व्यू करो। एंड इफ यू वांट टू डू योर एप्लीकेशन प्रोसेस, कम टू अस, वी हैव अ बिग टीम। ओके, हमारा 1499 में क्लासेस चल रही हैं और मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हूँ। सब लोगों को ऐप मिली हुई है हमारी। जो भी मेरी क्लास में आता है वो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप में आ जाता है ऑटोमेटिकली। और वहां पे आपको पूरा कंटेंट भी मिलता है। वहां पे आके आपको पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल, पूरे के पूरे हर रोज लेक्चर की रिकॉर्डिंग, इन एडिशन टू दिस आपको वहां पे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। एवरीथिंग इज देयर। एंड इसके साथ साथ आपको मिलता है बिल्कुल एनक्लेक्स आरएन सिमुलेटेड टेस्ट भी। मतलब 2 तरह के टेस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। एक नॉर्मल टेस्ट होता है, एक एनक्लेक्स आरएन सिमुलेटेड होता है। अभी जो पिछली बार बच्चों तुमने दिया है ना, वो एनक्लेक्स आरएन सिमुलेटेड टेस्ट है। और जो फ्री मटेरियल में जाके तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना, वो भी एनक्लेक्स आरएन सिमुलेटेड टेस्ट है। तो बेटा, हमेशा ना एक चीज याद रखो, कभी भी तुमने कोई भी टीचर चूज करना होता है ना, सबसे पहले उस टीचर की क्वालिफिकेशन, उस टीचर का एक्सपीरियंस, उस टीचर की सिलेक्शंस, ये 3 चीजें जो हैं वो आप नोट करो एंड देन ओनली डिसाइड। बाकी तुम्हें खुद ही पता है। मतलब 10 मिनट हम लोग बात करते हैं ना किसी टीचर से, किसी भी इंसान से, टीचर छोड़ दो,
हमें पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो इसलिए खुद का डिसीज़न जो है वो अच्छे से लिया करो, हमेशा। दिस इज़ अबाउट योर करियर। कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, करियर में करा करो। गाड़ियाँ, घर, कपड़े, ब्रांड्स, ये सब आएँगे अगर करियर अच्छे से बनेगा। अगर करियर अच्छे से नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं आएगा, बिलीव मी। अगर आएगा तो टेम्परेरीली आएगा, ठीक है? ओके? तो बेसिकली ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, सब लोग अच्छे से पढ़ो। हर सैटरडे मेरी क्लास आनी है। अरे रवि, नॉरसेट में भी तो यही चीज़ें आती हैं। तो आप एक बारी कोई भी क्लासेस लेते हो, मतलब नर्सिंग ही है ना हर जगह पे, ये भी मैं तुम्हारा क्लैरिफाई कर देती हूँ। जिस टीचर को नर्सिंग के बेसिक्स पढ़ाने आ गए ना, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कोई भी हो, नॉरसेट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे एनक्लेक्स हो, वो उसी चीज में से निकलता है, वो नर्सिंग में से ही निकलता है। नर्सिंग एक ऐसा सागर, एक ऐसा समुंदर है जिसमें से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, ठीक है, अपने एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म में निकलेगा नर्सिंग में से ही, ठीक है। चाहे आप नॉरसेट दे दो, चाहे आप एनक्लेक्स दे दो, चाहे आप बेटा कोई भी टेस्ट दो, ठीक है। तो अच्छे से सब लोग पढ़ो, ऊपर वाला करे तुम सब लोग सक्सेसफुल हो, तुम सब लोगों की सरकारी नौकरी लग जाए, जो तुम इंडिया में हो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो बेटा, उन्होंने बहुत मुश्किल से तुम्हें नर्सिंग करवाई है, ठीक है। एंड इसके अलावा एनक्लेक्स आरएन जितने भी बच्चे आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग एनक्लेक्स आरएन जो है वो क्लियर करो, सब लोग अपनी जिंदगी में आगे आगे बढ़ो, ऊपर वाला करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले और तुम अपनी जिंदगी में ऐसे ही बढ़ते रहो, अपने पैसों से अपने मम्मी पापा को चीजें लेके दो, है ना। गॉड ब्लेस यू विद मोर एंड मोर सक्सेस। और हम लोग मिलते हैं अगेन अगले सैटरडे में। और अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली हुई है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस की, यूट्यूब पे भी लेटेस्ट वीडियो डाली है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस की, वो जाके देख लेना। प्लस 200 कनेडियन डॉलर कर दिया है हर एक एप्लीकेशन का फीस, तो उसके लिए भी हम लोगों को कॉल करो, मैसेज करो। नंबर मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉप कर देती हूँ बेटा, यूट्यूब पे भी ड्रॉप कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि बीच में टाइप करना पड़ता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करो बेटा, ओके। इंस्टाग्राम पे भी मैं टाइप कर देती हूँ सो दैट यू कैन कांटेक्ट अस। और हमारा ऑफिस भी है 50 सनी मेडो पे, ठीक है, 74645444, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, प्लीज देख लो। एंड किसी ने हमें मिलने आना है तो आओ। यस, हैप्पी होली। अरे यार, ये सारे चक्कर में होली, ये नेगेटिविटी कैसे काम करती है। हैप्पी होली टू ऑल द स्टूडेंट्स, सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई, है ना। जितने भी लोग, बहुत सारे प्रांत हैं इंडिया में जहाँ पे होली बहुत बहुत अच्छे से मनाते हैं, है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब अच्छे से होली मनाइए, सब लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारक। ऊपर वाला करे ये होली आपके लिए बहुत खुशियां लेके आए, और आप सब लोग अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बहुत बहुत कामयाब हो जाओ। इतने अच्छे प्रोफेशन में हम लोग अच्छी अच्छी बातें करा करो, अच्छे से एक दूसरे के लिए दुआ करा करो, एक दूसरे को पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश, ऊपर लेके जाने की कोशिश करा करो, ना कि एक दूसरे की टांगे खींच के कि वो नीचे आ जाए, वो नीचे आ जाए। ऐसे तुम भी ऊपर नहीं बढ़ोगे, क्योंकि तुम नीचे खड़े टांगे खींचने में व्यस्त हो ना। अगर तुम ऊपर जाते तो नीचे वालों को खींच के ऊपर लेके जाते, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, एक दूसरे को सपोर्ट करो हमेशा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग सैटरडे को, ठीक है। और मिलके जाओ, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो आप लोग, अगर आपको प्रोसेस स्टार्ट कराना है, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, कॉल करो हमें। यू विल कम टू द बेस्ट क्लासेस, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, ठीक है। आज ये मेरे वर्ड याद रखना, यू आर कमिंग टू द बेस्ट क्लासेस, ओके, डोंट वरी, ओके। टेक केयर, मिलते हैं बेटा फिर, ओके, थैंक यू। और नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, यू विल फाइंड इट गुड, ओके। हम ब्रॉडकास्ट में काफी कुछ डालते हैं उसमें, ओके। टेक केयर, ओके।